हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे एसएससी टॉप 50 जीके एमसीक्यूज़ के सीरीज़ को। और इस सीरीज़ का ये पार्ट 11 है जहाँ पे हम एसएससी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप अपकमिंग कोई भी एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। चाहे वो MTS हो, CHSL हो, CGL, CPO, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल है, राइट? क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स जो हैं उनको ध्यान में रख के बनाए हैं, और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं एसएससी के, उनको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो कंप्लीट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप करे। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसके जो आगे के पार्ट से आपको चैनल में मिल जाएंगे। बिल्कुल भी एक भी आपको पार्ट को जो है यहाँ पे बिल्कुल मिस नहीं करना है। ऑलराइट, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इन बैंकिंग सेक्टर सी स्टैंड्स इन CBS फॉर। तो बैंकिंग क्षेत्र में CBS में C का अर्थ क्या होता है? तो CBS, पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बताती हूँ। ये होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ऐसे फुल फॉर्म्स एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे C का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कोर। तो अगर आपसे यहाँ पे B पूछा जाए तो आपको बैंकिंग यहाँ पे टिक करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको रिपीटेडली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं CBS यानी कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता क्या है। देखिए, C स्टैंड्स इन CBS फॉर कोर। कोर बैंकिंग सोल्यूशन इज अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेस which allows customers to manage their accounts and use various banking facility from any part of the world। तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो होता है, ये बैंक के जितने भी ब्रांचेस हैं उसका एक नेटवर्क होता है, ताकि कस्टमर्स जो हैं ईजिली अपने अकाउंट को मैनेज कर सकें और जो भी बैंक की फैसिलिटीज़ होती हैं उनको ये यहाँ पे यूज़ कर सकें। इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड बैक एंड सिस्टम दैट एफिशिएंटली प्रोसेसेस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अक्रॉस द वेरियस ब्रांचेस ऑफ अ बैंक। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंक में, उन सभी को जो है ये अच्छे से प्रोसेस करता है, एफिशिएंटली प्रोसेस करता है। ये एक बैक एंड सिस्टम है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन हेल्प्स इन स्पीडिंग अप बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड एक्सपेंडिंग द प्रेजेंस ऑफ बैंकिंग इन रूरल एंड रिमोट एरिया। तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो है, इससे बैंकिंग जो सिस्टम है, ट्रांजैक्शंस हैं, ये स्पीड अप होते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल होता है इन द रूरल एंड रिमोट एरियाज़। तो ये होता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। अब बात कर लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो एग्जाम में आते हैं, राइट? सबसे पहले बात करें RBI, जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन है, इसे कब फाउंड किया गया, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। तो ये सभी कुछ हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, CRR की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। CRAR क्या होता है, यह है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। IFSC क्या होता है, यह है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। NEFT यह है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। KYC का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। यहाँ पे ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। PAN का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। PFRDA का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और साथ में FEMA इसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये कुछ बैंकिंग से रिलेटेड फुल फॉर्म है जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, आगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, तो आपको एक भी यहाँ पे पार्ट को मिस बिल्कुल नहीं करना है, राइट? चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल किंग ट्राइड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो किस मुगल राजा ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो सती प्रैक्टिस को रोकने के लिए यहाँ पे अकबर ने ट्राई किया था। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, अकबर, ही वॉज बॉर्न इन 1542 एट अमरकोट। ही फॉट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556 विथ हेमू एंड ही डिफीटेड हेमू। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन ये है बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, और हेमू जो है हार गए थे, अकबर जीते थे। ही अबॉलिश्ड द रिलीजियस टैक्स जिजिया। तो जो जिजिया टैक्स है, इसको अकबर के द्वारा रिमूव किया गया था। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जिजिया टैक्स इनमें से किसके द्वारा रिमूव किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। ही फाउंडेड अ न्यू रिलीजन दिने इलाही। हीज ऑटोबायोग्राफी वॉज रिटन बाई अबुल फजल एन ए अकबरी। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये है एन ए अकबरी, जो कि लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। तो ये आपको यहाँ पे याद में रखना है।
अकबर के साथ और भी जो मुगल अंपायर के रूलर्स थे उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं बाबर। ठीक है, बाबर ये फाउंडर है मुगल अंपायर के। ठीक है, मुगल अंपायर के जो फाउंडर हैं ये हैं बाबर। यहाँ पे आपने देखा अकबर ने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पे लड़ा था हेमू के साथ। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था ये 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। राइट, ये आपको याद रखना है। और बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है ये है तुजुक ए बाबरी, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है और इनकी डेथ जो है 1530 में हो गई थी। तो बाबर के बाद जो मुगल रूलर बने थे ये थे हुमायूं। तो हुमायूं बाबर के सन थे और ये एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर भी थे। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये है हुमायूं नामा, जो कि लिखी गई है इनकी सिस्टर गुलबदन बेगम के द्वारा। फिर हुमायूं के जो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे सन है ये है अकबर। ठीक है, जिनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अकबर के बाद जो यहाँ पे मुगल रूलर रहे थे वो थे जहांगीर। जहांगीर के बाद आए हैं शाहजहां और शाहजहां के बाद आए हैं औरंगजेब एंड देन बहादुर शाह। तो बहादुर शाह जो थे ये लास्ट मुगल रूलर थे, बहादुर शाह। राइट, तो ये थे मुगल एम्पायर के रूलर्स जो हमारे इंडिया में थे। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। इनके बारे में और भी डिटेल में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आगे आने वाले सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज़ रेप्यूटेड टू हैव बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन इंडिया वॉज। तो दिल्ली के सुल्तान जिन्हें भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए जाना जाता है ये कौन है। तो ये है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के थे फिरोज शाह तुगलक। इनके द्वारा जो है जो बिगेस्ट कैनाल्स हैं इंडिया में इनको बनाया गया है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें, देखिए फिरोज शाह तुगलक बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क्स ऑफ कैनाल इन इंडिया। He was born in 1309 and became Sultan of Delhi after the demise of his cousin मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनके कजिन थे मोहम्मद बिन तुगलक। इनके डिमाइज के बाद जो है ये यहाँ पे सुल्तान बने थे। He was the third ruler of Tughlaq dynasty that ruled over Delhi from 1320 to 1412 AD. He was in power in 1351 to 1388 AD. The Britishers used to call him the father of irrigation department because of many gardens and canal he built. तो इनको जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट भी कहा जाता था क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे गार्डन्स और कैनाल्स को इंडिया में बनवाए थे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कैनाल कनेक्टिंग यमुना टू हिसार सिटी ये इनके द्वारा बनाया गया था। सतलज टू घग्गर ये बनवाया गया। मांडवी एंड सिरमौर हिल्स टू हांसी इन हरियाणा ये भी इनके द्वारा बनवाया गया। और घग्गर टू फिरोजाबाद तो ये सभी जो है इनके द्वारा बनाए गए थे। He was one of the who started the imposition of jizya on the Brahmins. तो ब्राह्मण्स के ऊपर जिजिया जो टैक्स है ये इन्होंने स्टार्ट किया था। राइट, तो यहाँ पे आपने देखा फिरोज शाह तुगलक जो थे ये थर्ड रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। सबसे पहले रूलर कौन थे यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी के, ये थे गियासुद्दीन तुगलक। इसके बाद थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके बाद जो आए हैं फिरोज शाह तुगलक। देन आते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद। देन आते हैं फिर यहाँ पे नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केव्स इन अ नेटवर्क ऑफ स्कल्प्टेड केव्स लोकेटेड इन मुंबई हार्बर। तो मुंबई बंदरगाह में स्थित मूर्तिकला युक्त गुफाओं का एक नेटवर्क कौन सी गुफाएं हैं। तो ये जो स्कल्प्टेड केव्स हैं ये है एलिफेंटा केव्स। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में काफ़ी सारे केव्स हैं जैसे कि एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स और अजंता केव्स। यहाँ पे बात हो रही है एलिफेंटा केव्स की। एलिफेंटा केव्स जो है ना ये लोकेटेड है एलिफेंटा आइलैंड में जो कि महाराष्ट्र में है। और एलिफेंटा केव्स में जो टेम्पल्स हैं ये डेडिकेटेड हैं टू लॉर्ड शिवा। साथ में फ्रेंड्स मुंबई की जो गेटवे ऑफ इंडिया है इससे ये 10 किलोमीटर्स के रेंज में पड़ता है और इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज में भी इंक्लूड किया गया है 1987 में। जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज है उस लिस्ट में इसे 1987 में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द पनामा के कैनल लिंक्स। तो पनामा कैनल जो है ये किसे लिंक करती है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये है पनामा कैनल जो कि यहाँ पे लिंक कर रही है पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। कैनल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर देखिए और भी कैनल्स के बारे में बात करें तो पहले आता है सुएज कैनल जो कि इजिप्ट में है। ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है। पनामा अभी हमने डिस्कस किया, ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। ग्रैंड कैनल ये चाइना में है, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट मैन मेड वाटरवे है। किएल कैनाल ये जर्मनी में है, ये नॉर्थ सी को और बाल्टिक सी को जोड़ता है। कोरिंथ कैनाल ग्रीस में है, ये गल्फ ऑफ कोरिंथ और सैरोनिक गल्फ को जोड़ता है।
इसके बाद आता है एरी कैनाल जो कि यूएसए में है, ये ग्रेट लेक्स को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। वोल्गा डॉन कैनाल, ये वोल्गा को डॉन रिवर से जोड़ता है जो कि लोकेटेड है इन रशिया। नेक्स्ट, इंडिया इज डेवलपिंग चबहार पोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो भारत निम्नलिखित में से किस देश में चबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है? तो ये डेवलप किया जा रहा है ईरान में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है चबहार फोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। बात कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इस पोर्ट को बनाने का। इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपिंग चबहार पोर्ट इज सीन एज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू गल्फ ऑफ ओमन एंड कैन बाईपास पाकिस्तान फॉर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया को डायरेक्टली गल्फ ऑफ ओमन से एक्सेस मिल जाएगा और इंडिया पाकिस्तान से बाईपास कर सकता है फॉर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, और ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से। ऑल राइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर, इस बुक को लिखा गया है अरविंद अडिगा के द्वारा। किसान दिवस यानी कि फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बात करें। देखिए, किसान दिवस यानी कि फार्मर्स डे is observed annually on December 23rd to honor the birth anniversary of Chaudhary Charan Singh, India's 5th Prime Minister and a champion of farmers' welfare and rights। तो यहाँ पे चौधरी चरण सिंह जो कि हमारे इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर थे, इनके बर्थ एनिवर्सरी को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ में फ्रेंड्स, डेज एंड थीम एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, एनवायरनमेंट डे ये कब मनाया जाता है, ये जून 5 को मनाया जाता है। सेकेंड बात करेंगे अर्थ डे की, ये होता है अप्रैल 22 को। सेम 22 को ही बट मार्च में कौन सा डे मनाया जाता है, यहाँ पे मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। तो इस तरीके से आप याद रखें। फिर बात करेंगे यहाँ पे मार्च 21 को क्या मनाया जाता है, ये होता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट बात करें वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है। ये जो मैं आपको डेज बता रही हूँ ना, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। राइट, एनवायरनमेंट डे यहाँ पे जो है, वाइल्ड लाइफ डे जो है ये मनाया जाता है मार्च 3 को। ओशन डे कब मनाया जाता है, ओशन डे जून 8 को मनाया जाता है। तो ये कुछ आप याद रखिए। एक और इम्पॉर्टेंट आता है वेटलैंड डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेटलैंड डे ये मनाया जाता है फरवरी 2 को। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेज हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। द वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। तो जो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है, इसे IMF के द्वारा पब्लिश किया जाता है। IMF और कौन से यहाँ पे रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी जो है IMF ही पब्लिश करती है। फिर आपने अभी देखा इकोनॉमिक रिपोर्ट, ये भी IMF के द्वारा दिया जाता है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ये जो रिपोर्ट है इसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यूट्रोफिकेशन क्या होता है, आपको बताना है। देखिए, यूट्रोफिकेशन होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी विद मिनरल एंड न्यूट्रिशन। जब वाटर बॉडी में इंक्रीज्ड नंबर ऑफ एनरिचमेंट हो जाता है यहाँ पे किसका, मिनरल और न्यूट्रिशन का, इसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। आपको मैं पिक्चर को दिखा के बताती हूँ। देखिए, ये है यूट्रोफिकेशन, जहाँ पे जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डिटेल में बात करते हैं। देखिए, यूट्रोफिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर एक्सेसिव नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन वाटर बॉडीज लीड्स टू रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गे which depletes dissolved oxygen as they decompose, creating dead zone harmful to fish and other aquatic animal। तो यहाँ पे यूट्रोफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो वाटर बॉडी होता है इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जो मात्रा होती है ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है एल्गे का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। और एल्गे क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन होता है वाटर में उसको ये डिप्लीट करता है, यानी कि ख़त्म करता है, उसको वो कंज्यूम कर लेता है। इससे क्या होता है, यहाँ पे डेड जोन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है फिश के लिए और अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो इनमें से DPSPs कौन सा नहीं है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर।
तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर आपने पढ़े हैं आपको पता होगा, डू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर जो है ना, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी होता है। बाकी देखिए, टू रेज अ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ये DPSP है। टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये सभी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। तो टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ये कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 51A में इसके बारे में बताया गया। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसमें यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ये आर्टिकल 47 में मेंशन है। साथ में टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, ये आर्टिकल 46 में मेंशन है। टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 में मेंशन है। ओके, नेक्स्ट, मलाबार इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो मलाबार भारत और किसके बीच की नौसैनिक अभ्यास है? तो यहाँ पे मलाबार जो है इंडिया और USA के बीच में कंडक्ट किया जाता है। देखिए, बात करते हैं इसके बारे में। ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था इंडिया और USA के बीच में, बट लेटर ऑन जो है ना ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज बन गया, यानी कि इसमें डिफरेंट कंट्रीज जो है, मोर देन 2 कंट्री पार्टिसिपेट करती है। कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया। While it began as a bilateral exercise between India and US in 1992, Japan became the permanent participant in 2015. Australia joined it in 2020, making it a quadrilateral event in the Indo-Pacific region. तो एक्चुअल में ये स्टार्ट हुआ था बायोलेटरल एक्सरसाइज के तौर पे 1992 में बिटवीन इंडिया एंड US। लेटर 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन, सॉरी यहाँ पे 2015 में जापान ने ज्वाइन किया है और ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया है 2020 में, राइट। इसके अलावा इंडिया और US के बीच में कौन से मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं उसके बारे में देखिए। युद्ध अभ्यास होता है जो कि आर्मी के बीच में होता है। वज्र प्रहार स्पेशल फोर्सेस, टाइगर ट्रम्प बिटवीन ट्राई सर्विस, साथ में यहाँ पे मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज जैसे कि मलाबार और रेड फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्रेशर कुकर कुकिंग इज फास्टर बिकॉज द इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो आपको बताना है कि प्रेशर कुकर में खाना पकाना तेजी से होता है क्योंकि वाष्प दाब बढ़ जाता है। तो वेपर प्रेशर बढ़ने से इनमें से कौन सा यहाँ पे प्रोसेस होता है? वेपर प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, ये इंक्रीज हो जाता है और इससे जो है कुकिंग यहाँ पे फास्टर होती है। इन 1991 इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर नेम्ड डैश वॉज डेवलप्ड बाई विजय भाटकर। तो इंडिया का जो पहला इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम था परम 8000, इसको 1991 में विजय भाटकर के द्वारा डेवलप किया गया था। अ डेटा वेयर हाउस इज ऑलवेज, तो डेटा वेयर हाउस जो होता है ये कैसा होता है? ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। यहाँ पे जो भी डेटा होता है ये सब्जेक्ट के तौर पे सेव की जाती है, जैसे कि एनालिसिस, माइनिंग, रिपोर्टिंग, इस तरीके से इसे स्ट्रक्चर किया जाता है। जलीकट्टू इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन फेस्टिवल? तो जलीकट्टू ये जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है? ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है। तमिलनाडु के और कौन कौन से फेस्टिवल हैं? एक तो आपने डिस्कस किया यहाँ पे पोंगल हो गया, फिर यहाँ पे आता है थाई पूसम, नेक्स्ट यहाँ पे नाट्यांजलि डांस फेस्टिवल भी होता है, देन होता है यहाँ पे कार्तिगाई दीपम, तो ये भी यहीं का फेस्टिवल है। तो ये यहाँ पे आपको याद में रखना है। बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो ओनम कहाँ पे मनाया जाता है? ये केरला का फेस्टिवल है। बिहू कहाँ पे मनाया जाता है? असम में। और हॉर्नबिल जो है इसे मनाया जाता है नागालैंड में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूके। तो यूके के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। इसके साथ और भी कुछ कंट्रीज है जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जैसे कि इजराइल हो गया, फिर हम बात करें तो कनाडा, देन सऊदी अरेबिया, न्यूजीलैंड, इनके पास भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरनोवा एस, सुपरनोवा क्या होता है? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा एक्सप्लोडिंग स्टार। डिटेल में बात करते हैं सुपरनोवा के बारे में। देखिए, सुपरनोवा इज अ एक्सप्लोजन ऑफ स्टार एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। तो जब स्टार का लाइफ एंड होता है इसे हम कहते हैं सुपरनोवा। डिटेल में देखिए, इट कैन एमिट मोर एनर्जी इन फ्यू सेकेंड देन आवर सन विल रेडिएट इन इट्स लाइफ टाइम ऑफ बिलियन ऑफ ईयर। तो जब यहाँ पे एक स्टार एंड होता है तो जितना ये यहाँ पे एनर्जी एमिट करता है
ये सन के रेडिएशन से भी ज़्यादा होता है। सन अपने पूरे लाइफ टाइम में जितनी एनर्जी रेडिएट करता है उससे ज़्यादा जो है रेडिएशन यहाँ पे एमिट होता है सुपरनोवा से। सुपरनोवा इज़ द लार्जेस्ट एक्सप्लोजन दैट टेक्स प्लेस इन स्पेस। अ सुपरनोवा हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द कोर सेंटर ऑफ अ स्टार। तो जब भी कोई स्टार का यहाँ पे कोर या फिर सेंटर में कोई भी चेंजेस होता है तब यहाँ पे सुपरनोवा अगर होता है। सुपरनोवाज आर ऑफन सीन इन गैलेक्सीज बट सुपरनोवाज आर डिफिकल्ट टू सी इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी because dust blocks our view. In 1604, Johannes Kepler discovered the last observed supernova in the Milky Way. Next, the largest tiger reserve in India is. तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है ये है नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व। एरिया की बात कर लेते हैं तो देखिए नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व जो है ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है जो कि कवर करता है एरिया ऑफ 3728 स्क्वायर किलोमीटर। ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में ही। इट स्पैन्स मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट एंड इंक्लूड्स द एंशंट श्री साइलम टेम्पल। तो जो यहाँ श्री साइलम टेम्पल है ये भी इसके अंडर में आता है। साथ में अभी आपने देखा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये है बोर टाइगर रिजर्व, लोकेटेड है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो ये लोकेटेड है नॉर्दर्न अफ्रीका में। पिक्चर में देखिए ये है अफ्रीका और इस नॉर्थ पार्ट में जो है यहाँ पे सहारा डेजर्ट लोकेटेड है। और सहारा डेजर्ट की बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है। तो यहाँ पे हम हॉट या फिर कोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, इन टोटल बात कर रहे हैं। तो थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट जो है ये है सहारा। फर्स्ट सेकेंड कौन सा है? फर्स्ट आता है अंटार्कटिका, सेकेंड है आर्कटिक। ये दोनों कोल्ड डेजर्ट हैं और थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट आ जाता है सहारा। अगर आपसे पूछा जाए हॉट डेजर्ट में सबसे बड़ा कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन एग्जाम में आया है, देखिए फ्रेंड्स, इन विच डेजर्ट इज नूर कॉम्प्लेक्स लोकेटेड। नूर कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो नूर कॉम्प्लेक्स जो है ये लोकेटेड है इन सहारा डेजर्ट। ये है क्या अगर पूछा जाए तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट है ये नूर कॉम्प्लेक्स में है और ये लोकेटेड है इन सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे देखिए डेयरी जो है ये आता है अंडर प्राइमरी सेक्टर। तो 3 डिवीजन है यहाँ पे इकोनॉमी की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। प्राइमरी में आते हैं एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री। और सेकेंडरी में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। थर्ड में आते हैं यानी कि टेरिशरी में आते हैं सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे आपको इजीली इस तरीके से याद रखना है कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है जो कि डायरेक्टली आता है जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री, ये सब प्राइमरी में आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे ही हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है आपको बताना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना ये इंक्रीज होती है व्हेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल। देखिए पिक्चर के यहाँ पे यूज से समझते हैं। एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल द वैल्यू ऑफ जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस। दिस इज बिकॉज द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड bulges एज द इक्वेटर मेकिंग द रेडियस स्मॉलर एट द पोल्स। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, थोड़ा फ्लैटेंड है, राइट। पोल्स के पास जो है ये लिटिल फ्लैटेंड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस तरीके से जब हम यहाँ पे इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो जो रेडियस होता है वो स्मॉल हो जाता है नियर पोल्स। इसकी वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये इंक्रीज होती है। नेक्स्ट रहेगा ओजोन लेयर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ प्रोवाइड्स अ शील्ड अगेंस्ट। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके विरुद्ध ढाल प्रदान करता है? तो यहाँ पे ओजोन लेयर जो है ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज। तो डिफरेंट अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, यूवीए, यूवीसी, यूबी, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो इनसे जो है ये ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है। विच फॉरेन कंट्रीज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह से सबसे नज़दीक है? तो यहाँ पे अंडमान ये आप देख सकते हैं लोकेटेड है, ये इंडिया है। तो इससे सबसे जो क्लोजेस्ट फॉरेन कंट्री है ये है म्यांमार। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। पिक्चर में आप देख सकते हैं ये म्यांमार है जो कि सबसे क्लोजेस्ट है। इसका डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं 695 किलोमीटर। बाकी देखिए यहाँ पे थाईलैंड जो कि है 899 किलोमीटर, फुकेट 735 किलोमीटर, राइट। और साथ में इस तरीके से सब थोड़े डिस्टेंस में है, बट म्यांमार जो है सबसे क्लोजेस्ट है।
तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की वन लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की। तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। फिस्कल पॉलिसी इज़ कनेक्टेड विथ। तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी ये होता क्या है? ये होता है पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। देखिए फिस्कल पॉलिसी क्या है? द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसीज टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक कंडीशंस, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। तो जो भी गवर्नमेंट की यहाँ पे रेवेन्यू है या फिर एक्सपेंडिचर है इसे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़ इम्प्लाइज। तो यहाँ पे कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़ इसका मतलब होता है फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा। तो ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैंने उसी क्वेश्चन को आपके लिए इंक्लूड किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? इन्होंने अपना पहला सरमन जो है ये दिया था सारनाथ में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बुद्ध की जो डेथ है ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर में। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हुज फ्लैग इज नॉट स्क्वायर और रेक्टेंगल इज। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है। विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसका यहाँ पे झंडा जो है ये वर्गाकार या फिर आयताकार नहीं है। करेक्ट आंसर नेपाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम टाइटल इज ऑल्सो नोन एज रोलैंड गैरोस टाइटल। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब रोलैंड गैरोस खिताब के नाम से भी जाना जाता है? तो रोलैंड गैरोस ये कहा जाता है फ्रेंच ओपन को। तो यहाँ पे जो फ्रेंच ओपन है ये मई टू जून के दौरान होती है। 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टोटल। कौन कौन से हैं देखिए, सबसे पहले होता है US ओपन, देन आता है फ्रेंच ओपन, देन आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड है विंबलडन ओपन। तो ये चारों जो हैं ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जो कि कंडक्ट किए जाते हैं। इसमें से ओल्डेस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है विंबलडन ओपन, और इसको जो है कंडक्ट किया जाता है ग्रास कोर्ट में। ये क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, ग्रास कोर्ट में विंबलडन खेला जाता है। साथ में जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन और US है, राइट, ऑस्ट्रेलियन और US इन दोनों को खेला जाता है इन द हार्ड कोर्ट, और फ्रेंच जो है इसे खेला जाता है इन द क्ले कोर्ट। ऑलराइट। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC रही हैं मिसेस एनी बेसेंट। सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन। तो सूर्य ग्रहण कब होता है आपको बताना है। तो सोलर एक्लिप्स होता है जब मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है अर्थ और ये है सन, इसके बीच में जब मून आएगा इसे हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स यहाँ पे लूनार एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण कब होता है, यहाँ पे कौन सा बीच में आता है आपको ये बताना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इज़ द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक अ हैट्रिक ऑफ विकेट्स इन टेस्ट। तो टेस्ट में विकेटों की हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? ये बन गए हैं हरभजन सिंह। द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वॉज, तो यहाँ पे आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। ये रही हैं जंको तेबई और इन्होंने 1975 में जो है माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। ऑन विच रिवर इन इंडिया वॉज द सोमाशिला डैम बिल्ट। तो सोमाशिला बांध भारत की किस नदी पर बनाया गया है? तो इसको पेन्नार रिवर के ऊपर जो है बनाया गया है। और भी कुछ डैम्स के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है भाखरा नंगल डैम जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है। हीराकुड डैम जो है उड़ीसा में है। टहरी डैम की बात करें, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। रिहान डैम उत्तर प्रदेश में है। नर्मदा डैम ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश और गुजरात में। नेक्स्ट कोयनानगर डैम महाराष्ट्र में है। दामोदर वैली डैम ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल और झारखंड में। नेक्स्ट देखिए इडुक्की डैम केरला में है। और लास्ट आता है तुंगभद्र डैम जो कि लोकेटेड है कर्नाटका में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक अब्जॉर्बर्स आर यूजुअली मेड ऑफ स्टील एज इट। तो यहाँ पे जो शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं ये स्टील के बने होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो इलास्टिसिटी होती है ये कम होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। तो प्रकाश संश्लेषण का पहला स्थिर उत्पाद क्या होता है? तो देखिए, नॉर्मली आपने फोटोसिंथेसिस यहाँ पे बेसिक पढ़ा होता है, बट फोटोसिंथेसिस के अंदर जो होता है काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट आता है ये होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए बात कर लेते हैं इस प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस इज अ 2-stage प्रोसेस इन क्लोरोप्लास्ट वेयर प्लांट यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो इन टोटल यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है ये क्लोरोप्लास्ट यानी कि लीफ में जो ग्रीन पिगमेंट है वहाँ पर होता है, जहाँ पे प्लांट क्या करता है, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इनको यूज़ करके क्या प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। राइट, तो ये यहाँ पे बेसिक पढ़ते हैं, बट इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला स्टेप, इट इज़ अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑकरिंग इन द थाइलाकॉइड मेंबर्स। Light energy splits water to release oxygen and stores energy in ATP and NADPH। तो पहला जो यहाँ पे होता है रिएक्शन ये होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो कि थाइलाकॉइड मेंबर्स में होता है। यहाँ पे लाइट एनर्जी जो होता है ये क्या करता है, वाटर को स्प्लिट कर देता है ऑक्सीजन में। ठीक है, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या करता है, ऑक्सीजन बनता है और ये एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। सेकेंड प्रोसेस होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो कि होती है काल्विन साइकिल से हम कहते हैं, लोकेटेड इन द स्ट्रोमा। कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। द ATP एंड NADPH फ्रॉम द लाइट रिएक्शंस आर यूज टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है ये किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ATP के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। राइट, ATP और NADPH। तो ये जो ATP और NADPH होता है ना, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि काल्विन साइकिल में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्लूकोज। तो ये होता है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नारायण कार्तिकेयन इज अ स्पोर्ट्समैन इन द फील्ड ऑफ। तो नारायण कार्तिकेयन ये किस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं? तो ये फार्मूला 1 कार रेसिंग से एसोसिएटेड हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। तो डेटा को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सॉर्टिंग। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में आते हैं, आपको हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट वन नोबेल प्राइज। तो निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? यहाँ पे गिवन ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इनमें से किसे नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू जी को कभी भी नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है। इनके बारे में बात करें तो देखिए ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने लॉन्गेस्ट टर्म में ऑफिस यहाँ पे सर्व किया है एज द PM ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट इनका टर्म रहा था। इन्होंने PM के तौर पे सर्व किया था 1947 से लेकर के 1964 तक। इसके अलावा इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ प्रियम्बल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडो चाइना वॉर के दौरान
इंडो चाइना जो वॉर हुई थी 1962 में, उस समय इंडिया के पीएम कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। साथ में इन्हें भारत रत्न दिया गया है 1955 में। प्लानिंग कमीशन जो थी, जो कि 5 ईयर प्लान्स को बनाती थी, इसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऐसे क्वेश्चंस फ्रेंड्स एक कंप्लीट जो है आपको याद रखने हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए प्लानिंग कमीशन, राइट, प्लानिंग कमीशन के जो फर्स्ट चेयरमैन थे ये रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। और जो आपने यहाँ पे पंचायती राज वर्ड सुना है, ये वर्ड भी इनके द्वारा दिया गया था, पंचायती राज। साथ में इनके द्वारा स्टार्ट की गई न्यूज़पेपर का नाम क्या था? ये रहा है नेशनल हेराल्ड, ठीक है, नेशनल हेराल्ड। तो ये न्यूज़पेपर इनके द्वारा शुरू की गई थी। और इनकी जो क्रेमेशन ग्राउंड है, ये इसका नाम क्या है? ये है शांति वन। तो इनसे रिलेटेड आपको ये कुछ पॉइंट्स जो है साथ में याद रखने हैं। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी जी, तो देखिए इन्हें 2014 में जो है ना नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। इनके साथ मलाला यूसुफजई, इन दोनों को जो है साथ में 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। हरगोबिंद खुराना की बात करें तो इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1968 में। और मदर टेरेसा को भी नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था 1979 में। आगे बढ़ेंगे। एडिशन ऑफ जिप्सम टू सीमेंट इज, तो सीमेंट में जब जिप्सम मिलाते हैं यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? देखिए इंक्रीजेस सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज नॉट एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा अंग शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को बाहर नहीं निकालता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी और स्किन, ये जो है यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करते हैं। स्किन क्या करता है? जो स्वेट होता है इसे एलिमिनेट करता है, राइट। बट जो लीवर होता है ये कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है लिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे कुछ गिवन ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन से करेक्ट यहाँ पे मैच नहीं हुए हैं। देखिए डबलिन ये आयरलैंड में है, राइट है। कराची पाकिस्तान, वॉर्सो पोलैंड, बट रोटरडैम जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो रोटरडैम है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इन नीदरलैंड, राइट। अगला क्वेश्चन, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बन डेटिंग मेथड यूज्ड? निम्नलिखित में से किसके निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है? तो फॉसिल्स, रॉक्स, इनके यहाँ पे एज पहचानने के लिए जो है कार्बन डेटिंग मेथड यूज किया जाता है। ए एंड बी बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेडियम डिड सचिन तेंदुलकर कंप्लीट हिज 100th सेंचुरी? सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम पर पूरा किया था? तो ये इन्होंने किया था शेर बांग्ला स्टेडियम, जो कि लोकेटेड है मीरपुर, ढाका, बांग्लादेश में। फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया प्रोक्योर द एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल गोरशोव टू ज्वाइन इंडियन नेवी एज INS विक्रमादित्य? तो एडमिरल गोरशोव इसको जो है लाया गया था रशिया से, और इंडिया में जब इसे इंक्लूड किया गया है इंडियन नेवी में, इसको नाम दिया गया है INS विक्रमादित्य। नेक्स्ट, द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यालय निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये होता है ऑन द ऑब्समैन ऑफ स्कैंडिनेविया। हु इज द फर्स्ट एयर चीफ टू रिसीव द ऑनर ऑफ मार्शल? मार्शल का सम्मान पाने वाले प्रथम वायुसेना प्रमुख रहे हैं अर्जन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटिंग टू कॉन्करेंट सब्जेक्ट रिमेन विथ? समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास रहती है? तो ये होती है विथ सेंटर। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट लिस्ट बनाए गए हैं। एक होता है यूनियन लिस्ट, नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट लिस्ट, और जो दोनों के पावर होते हैं ये होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। इनके पास दोनों ही मतलब ज्वाइंटली लॉज को बनाया जाता है। तो यूनियन लिस्ट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है लॉज बनाने का, किस किस सेक्टर में? डिफेंस में, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन में। स्टेट के पास यहाँ पे पावर है टू मेक लॉज पुलिस के, ट्रेड के, एग्रीकल्चर के और इरिगेशन के। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलके यहाँ पे लॉज को बनाते हैं। कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक्स होते हैं? एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। ओके। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन रही हैं? ये रही हैं फातिमा बीवी।
और भी यहाँ पे फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल रही हैं, जो कि 2007 में बनी है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी थी 1966 में। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट सरोजनी नायडू रही हैं 1947 में। और किस स्टेट की ये गवर्नर थी? उत्तर प्रदेश की गवर्नर रही। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी इंडियन स्टेट रही हैं सुचेता कृपालिनी 1963 में। ये यूपी की सीएम बनी थी। फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी रही हैं 1972 में। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हमने बात किया जस्टिस फातिमा बीवी, 1989 में ये बनी थी। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमार थी 2009 में। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रही हैं एनी बेसेंट 1917 में। फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज मदर टेरेसा रही हैं। नोबेल पीस प्राइज इन्हें दिया गया था 1979 में। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, राइट, इंडियन, तो ये रही हैं बचेंद्री पाल 1984 में। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। और भी यूनिवर्सिटीज़ और उनके फाउंडर के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है नालंदा यूनिवर्सिटी। इसके फाउंडर कुमारगुप्त वन रहे हैं। लोकेशन है नालंदा, बिहार। इसे 5th सेंचुरी में बनाया गया था। सेकेंड है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्त वन के द्वारा बनाया गया है। लोकेटेड है तक्षशिला, पाकिस्तान में। 6th सेंचुरी में से बनाया गया था। नेक्स्ट अभी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो हमने डिस्कस किया, धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया है, भागलपुर, बिहार में। नेक्स्ट आता है सोमापुर महाविहार, धर्मपाल के द्वारा बनाया गया है और ये लोकेटेड है पहाड़पुर, बांग्लादेश में। और ये दोनों ही जो है ना, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ 8th सेंचुरी में बनवाए गए थे। फिर आता है यहाँ पे जगदल्ला यूनिवर्सिटी, रामपाल के द्वारा बनवाया गया था। ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में और 11th सेंचुरी में इसे इस्टेब्लिश किया गया। लास्ट यहाँ पे आता है कंची यूनिवर्सिटी। ये जो है बनवाई गई है नरसिम्हवर्मन वन के द्वारा। लोकेटेड है कंचीपुरम, तमिलनाडु में। बिल्ड किया गया था 7th सेंचुरी में, राइट। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये था पार्ट 11। इसी तरीके से आपके लिए आगे के भी पार्ट्स आते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, राइट। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन रहेगा, इन बैंकिंग सेक्टर सी स्टैंड्स इन CBS फॉर। तो बैंकिंग क्षेत्र में CBS में C का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेडियम डिड सचिन तेंदुलकर कंप्लीट हिज 100th सेंचुरी। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में पूरा किया था। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही हैं। तो ये 3 टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और साथ में एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, लूनार एक्लिप्स ये कैसे होते हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो ये 4 टेस्ट क्वेश्चन हैं आपके। इसके साथ फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट। और देखिए, हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स, ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा। एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट। और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000 प्लस जीकेएस का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है पीडीएफ को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।